आज के मुख्य समाचार। सराज विधानसभा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सेटू का 2 दिवसीय जिला सम्मेलन संपन्न। पांगी में 8 अक्टूबर से शुरू होगी जौ की सहकारी खरीद। भारतीय मजदूर संघ का धरना प्रदर्शन। आज शरद पूर्णिमा पर पुजारी ने दी जानकारी। किरतपुर मनाली 4 लेन को मिलेगी नई रफ्तार। 13 अक्टूबर को होगा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण। सेब सीजन में 2.54 करोड़ पेटी का कारोबार। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे, जहां हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही मची है। उन्होंने मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों से मुलाकात की और नुकसान का जायजा लिया। जयराम ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा और भूस्खलन के चलते सड़कें बह गई है और छोटे छोटे नाले विकराल रूप धारण कर चुके हैं। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि इस आपदा में 3 लोगों की जान चली गई, जिनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 शव अभी भी लापता चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों के पालतू जानवर तक मर गए, जिससे ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में सरकार को तुरंत राहत कार्यों में तेजी लानी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने समय रहते मशीनें भेजी और तुरंत कार्य आरंभ करने के निर्देश दिए, परंतु सत्ता पक्ष के लोगों ने कार्यों को रोक दिया। आज अपने सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में यहाँ पांडवशिला जो जंजैली के पास हमारा एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है, उसके पास हूँ और वहाँ से एक ये सड़क शुरू होती है और ये सड़क जो है रुशाड़ा गाड़ के नाम से जानी जाती है। मेरे आगे जो है यहाँ पर ऊपर गांव है, जहाँ लगभग यहाँ से घंटा 1.5 घंटा पैदल चलने के लिए लगता है। गांव वालों की मांग पर बहुत पहले हमने ये सड़क बना करके तैयार की थी, लेकिन अब की बार बारिश के मौसम में पूरी ये सड़क तो बह गई, लेकिन ये छोटा सा नाला इस तरह से विराट रूप धारण करके बहुत बड़ा नुकसान करके गया है। 3 लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर इस जगह गई है और 3 में से 1 का शव मिल पाया, 2 की अभी तक भी तलाश बाकी है। यहाँ मैं विशेष तौर से इस बात को लेकर के आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, क्योंकि यहाँ आना नहीं हो पाया था मेरा, कि गांव के लोगों ने, पंचायत के लोगों से, मेरे साथ पंचायत के प्रधान जी भी बैठे हैं, सब लोगों की मांग थी कि सड़क चले गई, घर बहुत सारे बह करके चले गए, बहुत सारे पशु यहाँ पर, एक ही घर से यहाँ पर 6 गाय चले गई और भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बाग बगीचे का भी नुकसान हुआ। लोगों की मांग थी कि अब जो नुकसान हो गया वो हो गया, लेकिन अब आने जाने के रास्ते कोई भी नहीं रह गए हमारे पास, तो सड़क कम से कम यहाँ पर रिस्टोर हो सके। तो हमने इस सड़क के काम करने के लिए यहाँ पर मशीन भेजी, लेकिन कुछ नेता जो सत्ता पक्ष के हैं, प्रभावशाली नेता हैं, उन्होंने इस सड़क को रोका, क्योंकि ज़मीन के विवाद को लेकर के यहाँ कहा कि ये ज़मीन हमारी है, इस ज़मीन से हम सड़क नहीं जाने देंगे। और मुझे हैरानी इस बात को लेकर के है कि ये सड़क पहले बन चुकी थी, जिस पर गाड़ियाँ चलती थी, लोग अपना आने जाने का माध्यम जो है उस सड़क के माध्यम से ही था, लेकिन कहा कि इसका फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं थी और ये सड़क जो है वॉल्यूशन में रिकॉर्डेड है। सरकार का दबाव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के ऊपर इस कदर डाला गया और एक भी घास का तिनका यहाँ बचा नहीं है, फॉरेस्ट की कोई चीज़ यहाँ पर बची नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क को रिस्टोर करने का काम जो चल रहा था उसको रोक दिया गया। और यहाँ तक कि जब गांव वालों ने मांग की प्रशासन से, एसडीएम से मिलकर के, एक्शन से, एससीपीडब्ल्यू से, तो पंचायत के प्रधान के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। अभी इस संदर्भ में मैं कम से कम 10 बार से ज़्यादा प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत कर चुका हूँ, चाहे वो एसडीएम है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है, एक्शन पीडब्ल्यू है, एससीपीडब्ल्यू है, और पीडब्ल्यू मंत्री तक भी बात की मैंने। और मैंने इस बात को ले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डीएफओ हैं, सब लोगों से बात करने के बाद आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क को रोका क्यों जा रहा है। मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई
और हाई कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आदेश दिया है कि इस सड़क को रिस्टोर करने के लिए हम और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन कम से कम एम्बुलेंस रोड के लायक इसको यहाँ पर बनाने की इजाज़त दी जाए। इसको तुरंत एम्बुलेंस रोड को बना करके तैयार किया जाए। एम्बुलेंस रोड के बनाने के आदेश हाई कोर्ट के आने के बावजूद भी यहाँ मेरे पीछे जो मशीन यहाँ पर खड़ी है, उस मशीन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से कंप्लेंट करके उसको बंद कर दिया गया, उसको जब्त कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ में काम अब रोक दिया गया है। C2 जिला कमेटी शिमला का 2 दिवसीय सम्मेलन अग्रवाल धर्मशाला में संपन्न हुआ। सम्मेलन में 49 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन किया गया। सम्मेलन को प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, उपाध्यक्ष जगत राम, जिला अध्यक्ष कुलदीप डोगरा, उपाध्यक्ष अजय और महासचिव अमित कुमार ने संबोधित किया। नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए 4 लेबर कोड मजदूरों के हक छीनने वाले हैं। इससे मजदूरों पर बंधुआ मजदूरी थोपने की कोशिश हो रही है। काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करने, ठेका प्रथा और फिक्स टर्म रोजगार को बढ़ावा देने की आलोचना की गई है। जब हम किसी भी कार्यक्रम को शुरू करते हैं और खास करके सम्मेलन की शुरुआत करते हैं, सम्मेलन की शुरुआत हम लोग CITU का जो ये कुर्बानियों का झंडा है, जो दुनिया भर के मेहनतकश मजदूर और उनके नेताओं के खून से लाल हुआ है, उसको फहरा करके इसकी शुरुआत करते हैं। उन दुनिया के तमाम मजदूर नेताओं को याद करते हैं जिन्होंने मजदूर आंदोलन को आज इस स्तर तक पहुंचाया है, यहाँ तक पहुंचाया है। का शिमला जिला का 11वां सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन हमारे जो राष्ट्रीय सचिव है डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर जी ने किया। ये सम्मेलन जो है 2 दिन का है। इस सम्मेलन के अंदर जो है पूरे ज़िला से आया जो CITU का यूनियन का जो साथी है, जो डेलीगेट है, वो जो है देश और प्रदेश के अंदर जो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं और मजदूर वर्ग के समक्ष जो चुनौतियाँ आ रही है, उन चुनौतियों पर जो है गंभीरता से यहाँ पर 2 दिन के अंदर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के उपरांत उन नीतियों को अपने पक्ष में किस तरीके से बदलना है। आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर जो है जो मोदी सरकार है वो लगातार मजदूरों पर हमला कर रही है। सारे श्रम कानूनों को खत्म करके जो 4 लेबर कोड को लागू करने का जो साजिश रच रही है। हालांकि जो है कई राज्य की सरकारें उन कोडों को पहले ही जो है इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे हम लोगों ने इन चुनौतियों का सामना करना, उसके लिए हम लोग जो है 2 दिन के अंदर रणनीति बनाएंगे। और अगले कल जो है हम लोग जो है नई कमेटी का गठन भी यहाँ पर करेंगे। और वो नई कमेटी जो है आने वाले 3 साल के अंदर जो है जो फैसले यहाँ पर जो है सम्मेलन लेगा, उन सम्मेलन के फैसलों को लागू करने का जो है उस कमेटी पर जो है कार्यभार होगा। और आने वाले समय के अंदर जो है निश्चित रूप से हम लोग जो है क्या बोलते हैं, जो मजदूर विरोधी नीतियां, उन नीतियों के खिलाफ जो आंदोलन तेज करेंगे। किरतपुर मनाली 4 लेन पर यातायात सुगमता के लिए एक और अहम कदम उठाया गया है। पंडोह टकोली बाईपास परियोजना के तहत पंडोह बाईपास की नई अलाइनमेंट को केंद्रीय परिवहन एवं भूतल मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है। बाईपास की कुल लंबाई लगभग 3.75 किलोमीटर हो गई और इसमें 900 मीटर लंबी 2 टनल और 2 पुल बनाए जाएंगे। फिलहाल पंडोह बाजार और पंडोह बांध से होकर गुजरने वाला ट्रैफिक अब इस बाईपास से होकर गुजरेगा, जिससे यातायात जाम और सुरक्षा जोखिम कम होंगे। NHAI के अनुसार इस नई योजना से पंडोह बांध क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही बंद हो जाएगी, जिससे सुरक्षा में सुधार होगा। पूर्व में बनी अलाइनमेंट पर भांगड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड BBMB ने पंडोह बांध की सुरक्षा को लेकर आपत्ति जताई थी। इसके बाद NHAI ने नए सिरे से अलाइनमेंट तैयार की, जिसे अब मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। गौरतलब है कि कैंची मोड़, जहां इस बाईपास की टनल समाप्त होगी, 2023 की आपदा में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। वहां अब नया डंगा लगाकर 4 लेन को दोबारा बनाया गया है। परियोजना निदेशक NHAI PIU मंडी वरुण चारी ने बताया कि पंडोह बाईपास के अलाइनमेंट को मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है। अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा।
कीरतपुर मनाली 4 लेन के तहत सभी प्रमुख कस्बों को बाईपास किया गया है, जिससे यात्रा में लगने वाला समय घटेगा और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। अब पंडोह भी इसी सूची में शामिल हो गया है, जो इस प्रोजेक्ट को और अधिक प्रभावी बनाएगा। आज शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिमला के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भजन संध्या का आयोजन किया गया। शिमला स्थित शिव मंदिर के पुजारी ने इस दिन के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है और यह दिन चंद्रमा की 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों से निकलने वाली ऊर्जा में औषधीय गुण होते हैं, जो मन और शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। बताया कि शरद पूर्णिमा की रात को चांदनी में खीर रखने की परंपरा भी इसी कारण है। मान्यता है कि चंद्रमा की रोशनी से खीर में दिव्य गुण आ जाते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। उन्होंने कहा कि इस दिन रात्रि जागरण, व्रत और शिव आराधना का विशेष महत्व है। शिव भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और रात्रि को जागरण कर शिव मंत्रों का जाप करते हैं। वासुदेव शर्मा जी। शरद पूर्णिमा शारदीय नवरात्रों के बाद जो शरद ऋतु में जो पूर्णिमा आती है उसको शरद पूर्णिमा कहा गया है। वैसे तो हर महीने पूर्णिमा आती है, तो इसलिए इसको शरद पूर्णिमा कहा गया है। और इस दिन जो है चंद्रमा जो है 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और इसी पूर्णिमा में जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं जी रासलीला रची थी, महाराज जो कहा गया है। और साथ में इसी दिन जो है जब समुद्र मंथन से जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, तो इसी शरद पूर्णिमा का वो प्रकट हुई थी। इसी पूर्णिमा में जो है गौ माता की जो है पूजा की जाती है, इसलिए इसको शरद पूर्णिमा कहा गया है। तो इसमें जो है भगवान विष्णु के लिए जो है खीर जो है रात को बाहर रखी जाती है, जिसमें चंद्रमा की जो है जो औषधियों के स्वामी हैं वो उनकी किरणें पड़ती है और उसको भगवान विष्णु को अर्पण करके जो है खाया जाता है, जिससे पूरा वर्ष जो है खाने वाला जो आरोग्यवान, दीर्घायुवान, यशवान, कीर्तिवान होता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पांगी क्षेत्र के किसानों के साथ किया गया वादा पूरा होने जा रहा है। प्रदेश सरकार 8 अक्टूबर से पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की खरीद शुरू करने जा रही है। इसके लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय किया गया है। प्रदेश सरकार पहली बार इस दूर दराज क्षेत्र में सरकारी समर्थन से जौ की खरीद कर रही है, जिससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सकेगा। पांगी क्षेत्र के 80 किसानों ने इस योजना के तहत पंजीकरण करवाया है। कृषि विभाग ने हुडान, सेचू, सुराल, किलाड़ और साच में कुल 5 खरीद केंद्र स्थापित किए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि इससे पहले भी प्रदेश में प्राकृतिक गेहूं की सफलतापूर्वक खरीद की जा चुकी है। 22 केंद्रों पर 838 किसानों से 2,123,587 क्विंटल गेहूं खरीदा गया, जिसे हिमभोग ब्रांड के तहत आटा और दलिया में बदलकर बाजार में बेचा जाएगा। किसानों को इसके लिए 1.27 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और 4.15 लाख रुपए की परिवहन सब्सिडी भी दी गई है। यह पहल न केवल उपभोक्ताओं को रसायन मुक्त उत्पाद प्रदान करेगी, बल्कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को बेहतर कीमत भी सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सीधी आय पहुंचाने और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में सोलन जिले के अर्की क्षेत्र में 2 नई योजनाएं शुरू की गई है। पहली, पंजीकृत दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े किसानों को 3 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि। दूसरा, परिवहन अनुदान योजना, निजी दुग्ध समितियों को दूध संग्रहण और परिवहन के लिए 3 रुपए प्रति लीटर की सहायता। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार किसानों और ग्रामीण जनता की आय बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश ने आज शिमला के उपायुक्त कार्यालय डीसी ऑफिस के बाद धरना प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनों की लंबित मांगों को लेकर सरकार के समक्ष मजबूती से उठाना था। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार लगातार कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है डीए, महंगाई भत्ता, एरियर का भुगतान। साथ ही उन्होंने कहा कि पेंशनरों के करोड़ों रुपए के मेडिकल बिल लंबित पड़े हैं। भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने कहा कि सरकार वादा करने के बाद भी समय पर वेतन, पेंशन और भत्तों का भुगतान नहीं कर रही है, जिससे हजारों कर्मचारी और पेंशन आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से आवाज उठाने के बाद भी सरकार चुप है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही इन मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को प्रदेश व्यापी रूप दिया जाएगा।
मैं यशपाल हेटा, प्रदेश महामंत्री भारतीय मजदूर संघ। देखिए, ये जो जिलाधीश कार्यालय के बाहर आज धरना किया जा रहा है जिला भारतीय मजदूर संघ जिला शिमला की ओर से, ये कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर है। आप देख रहे होंगे कि कर्मचारियों की काफ़ी समयों से लंबित मांगें चल रही है, चाहे वो डीए है, चाहे एरियर है, और हाई ग्रेड का पे का देखा आपने कितना विवाद हुआ। आप अनुमान लगा के चलिए कि हर कर्मचारियों को एक साल में कम से कम 30,000 का सैलरी में कम मिल रही है, वेतन में फ़र्क पड़ रहा है। और आप पेंशनों के हाल देखिए, समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन मिल रही है तो करोड़ों रुपए के मेडिकल बिल लंबित है, और कई निगम ऐसे हैं जिनको वेतन भी नहीं मिल रहा है टाइम का, 20 तारीख के बाद 25 तारीख के बाद वेतन मिल रहा है। और आप आउटसोर्स के हाल देख रहे हैं, आउटसोर्स की दशा भी बहुत बुरी है। और हमारा असंगठित क्षेत्र जो कर्मचारी है जिनको मानदेय मिलता है, उनकी दशा भी बहुत बुरी है। उन्हें केंद्र का मानदेय अलग मिल रहा है और प्रदेश का मानदेय अलग मिल रहा है। कभी उनको प्रदेश के 3,000 मिल जाते हैं और कभी उनको केंद्र का 1,500 मिल जाता है। और किसी भी कर्मचारियों का मतलब वेतन ले लो आप, चाहे पेंशन ले लो आप, किसी भी तरह का बेनिफिट समय पे नहीं मिल रहे। तो इसी को लेकर आज जिला शिमला भारतीय मजदूर संघ ने यहाँ विभिन्न जो विभाग है उनके प्रतिनिधि को लेकर यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन रखा है। हम डीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे और जिला शिमला की ओर की मांगों को लेकर भी एक अलग से डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। इसी को लेकर आज ये धरना है यहाँ। नहीं, परिस्थितियाँ तो ये सरकार ने खुद बनाई हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। पर ये सरकार जो वर्तमान की सरकार है, इसने तो जब से हिमाचल बना है, हिमाचल के इतिहास में इतनी बुरी दशा कभी नहीं हुई, इतना ज़्यादा लोनिंग कभी नहीं ली गई। आप मीडिया बंधु को आपको भी पता है कि आप अगर किसी भी सरकार की लोनिंग देख ले तो इसकी 4 गुना लोनिंग होगी बाकी सब। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि नवंबर दिसंबर का वेतन ये समय पे दे पाएंगे। अभी कभी निगम को बेचने की बात करी, अभी टूरिज्म का देखा होगा आपने, टूरिज्म का कितना बड़ा इशू हुआ, और कि होटल बेचेंगे, होटल बेच के सैलरी देंगे। तो घाटे में तो सरकार भी है, घाटे में तो सरकार भी है। क्या आप सचिवालय बेच देंगे? क्या आप विधानसभा बेच देंगे? क्या आप सरकारी प्रॉपर्टी बेच देंगे? ये सरकार का मामला है और सरकार को इस पे शिद्र कर्मचारियों के, हमने सरकार को क्यों इस सरकार को लाया था? क्योंकि हम नया कुछ नहीं मांग रहे। जो इस सरकार ने बोला कि हम ये भी देंगे वो भी देंगे, वही मांग रहे हम अपना डीए मांग रहे हैं, हम अपना एरियल मांग रहे हैं, रिटायर्ड कर्मचारी अपना पेंशन मांग रहा है, और स्कीम वर्कर अपना स्कीम जो उन्हें मानदेय मिलता वो मांग रहा है। आपने आउटसोर्स को देखा होगा, आउटसोर्स के लिए बोला था कि हम आते ही पॉलिसी बना देंगे, और 10,000 से ऊपर आउटसोर्स तो इन्होंने चुपके निकाल दिए है, और इसी तरह छटनी करे। और टूरिज्म का एक बहुत बड़ा मामला इशू को लेकर अभी पीछे भी एजिटेशन हुआ था हमारा। टूरिज्म का हम मानते हैं कि टूरिज्म में बहुत बड़ी शिकायत है कि आप एक ट्रेंड स्टाफ नहीं रख रहे टूरिज्म में, और टूरिज्म की शिकायत आनी है। जब आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 70 आदमी अनट्रेंड रखेंगे, क्या टूरिज्म की सर्विस सुधरेंगी? और आप लोगों ने भर्ती किया, ट्रैक्टर ड्राइवर आपने बेटर रख लिया, और कोई मैकेनिक आपने बेटर रख लिया, और टूरिज्म इस देवभूमि की जो शान है मानी जाती है, और इस तरह की भर्तियां कर रहे हैं आप। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप अपने चहेतों को नौकरी दे रहे हैं, और आप देखिए कि चेयरमैनों की फौज खड़ी कर दी, रिटायर्ड अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों से अपने चाहतों को सेवा विस्तार दे रहे हैं। तो नुकसान किसका हो रहा है? घाटा तो बढ़ते जाएगा, घाटा तो कम नहीं होना। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष का सेब सीजन अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब तक प्रदेश में 2,54,00,000 पेटियों का कारोबार हो चुका है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है। बागवानी विभाग और राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार इस बार सेब उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कीमतों में गिरावट ने बागवानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस बार सरकार की MIS के तहत 82,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद पूरी की जा चुकी है। हालांकि सेब सीजन 15 नवंबर तक जारी रहेगा। साल 2024 में जहां सेब को औसतन 1,500 रुपए पेटी के दाम मिले थे, वहीं इस बार यह 1,200 से 1,300 रुपए प्रति पेटी तक सिमट गया है। भारी बारिश और पतझड़ के कारण सेब की गुणवत्ता प्रभावित हुई, जिससे बागवानों को अच्छे दाम नहीं मिल पाए।
शुरुआत के सीजन में निचले इलाकों से कच्चा सेब बाजार में उतरने से कीमतों पर दबाव बना। वहीं सरकार द्वारा MIS के तहत सेब खरीद केंद्र देर से खोले जाने से भी गुणवत्ता वाला सेब बाजार में समय पर नहीं पहुंच सका। इसके अलावा सितंबर के अंत में कश्मीर से सेब की आमद भी हिमाचल की सेब की मांग पर असर डालने का एक प्रमुख कारण रहा। किन्नौर जिले में सेब सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है, जहां अब तक 15 लाख पेटी सेब का कारोबार हो चुका है। करीब 5 लाख पेटी का सेब अब भी मार्केट में आना बाकी है। वहीं कुल्लू जिले में सीजन अंतिम चरण में है, जहां से 32 लाख पेटियों का कारोबार हो चुका है। हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मंडियों में 1,24,30,00,000 पेटियों का कारोबार हुआ है, जबकि मंडियों के बाहर 1,34,86,000 पेटियों का व्यापार दर्ज किया गया है। इस बार सरकार ने सेब सीजन में यूनिवर्सल कार्टन को सख्ती से लागू किया, जिससे बिचौलियों की मनमानी पर रोक लगी और बागवानों को बेहतर रेट मिल सके। हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की स्मृति में बनी प्रतिमा का अनावरण 13 अक्टूबर को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम की पुष्टि करते हुए लोक निर्माण मंत्री एवं वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि यह आयोजन पहले 23 जून को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के जन्म दिवस पर प्रस्तावित था, लेकिन प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश वासियों से 13 अक्टूबर को शिमला पहुंचने और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह न केवल हमारे परिवार के लिए बल्कि हिमाचल की जनता के लिए गर्व का क्षण है। वीरभद्र सिंह सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि जनता के नेता थे। उन्होंने हिमाचल को आधुनिक विकास की दिशा दी है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में हिमाचल की राजनीति, संस्कृति और विकास में अहम योगदान दिया है। नमस्कार साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि 13 अक्टूबर 2025 सोमवार सुबह 10 बजे शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता, प्रदेश के 6 बार रहे मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। मैं प्रदेश के हमारे 75 लाख परिवार के सदस्यों से ये निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी ने हमेशा आप लोगों को अपना परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य माना है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया है। तो इस महत्वपूर्ण पल पर, जहां पर हमारे प्रदेश और देश के कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस समारोह में सम्मिलित होकर इस समारोह की शोभा को बढ़ाएंगे, वहीं आप लोग पूरे प्रदेश भर से इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप सब वहां पर आइए और जिस तरीके से इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने में आप अपना योगदान दें, आप अपनी वहां पे उपस्थिति दर्ज कराए, ताकि मिलकर हम उनके आदर्शों पर, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर जाएं और हिमाचल प्रदेश को विकसित करने के लिए जो उनका नारा हमेशा रहा है, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण विकास, उस दृष्टि से आगे बढ़े। तो एक बारी मेरा फिर से हिमाचल प्रदेश के हमारे 75 लाख लोगों, जो हमारे परिवार है, आप सब से मेरा ये हृदय से निवेदन है कि आप सब ने उस दिन अपनी उपस्थिति को वहां पे दर्ज कराना है और इस ऐतिहासिक पल का जो है वो गवाह बनना है, साक्षी बनना है। मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।